Hello students, I am Akif Khan, your science teacher. Welcoming you to our science class. And today we will discuss about respiration in living organism. Okay, start with why do we respire? हम सांस क्यों लेते हैं या हमें सांस लेने की ज़रूरत क्यों है, right? All the living beings are made up of cells and cells need oxygen or energy to do any work. Any work like all the life processes such as digestion, transportation, excretion, reproduction. किसी भी तरह की लाइफ प्रोसेस को करने के लिए सेल को चाहिए होती है एनर्जी एंड दैट एनर्जी सेल गेट फ्रॉम द रेस्पिरेशन. ओके, तो रेस्पिरेशन इज़ अ वाइटल प्रोसेस फॉर द लिविंग बींग्स. मतलब जो रेस्पिरेशन है वो बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है लिविंग बींग्स के लिए. गॉट इट? यही वजह है कि हम लोग खाना खाते हैं बिकॉज फूड जो होता है फूड गिव अस एनर्जी. देन हाउ फूड गिव अस एनर्जी? फूड गिव अस एनर्जी ड्यू टू द रेस्पिरेशन. हम जो खाना खाते हैं वो खाना हमारी बॉडी में जाता है, उसमें डाइजेशन होता है. डाइजेशन के बाद में जो फूड न्यूट्रिएंट्स हैं बेटा वो डिवाइड होते हैं, ठीक है, और उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी देते हैं, जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, जिसको हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, राइट? तो वहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट है वो है ग्लूकोज. हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट होता है. उस ग्लूकोज को जो हम रेस्पायर करते हैं तो जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है उस ग्लूकोज को वो ब्रेक डाउन करती है. ब्रेक डाउन का मतलब उसके साथ कंबाइन हो जाती है और हमें एनर्जी देती है. इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि हाउ रेस्पिरेशन अकर्स एंड हाउ वी विल obtain energy from the food. Okay, start with why do we respire? हम सांस क्यों लेते हैं या हमें सांस लेने की ज़रूरत क्यों है, right? All the living beings are made up of cells and cells need oxygen or energy to do any work. Any work like all the life processes such as digestion, transportation, excretion, reproduction. किसी भी तरह की लाइफ प्रोसेस को करने के लिए सेल को चाहिए होती है एनर्जी एंड दैट एनर्जी सेल गेट फ्रॉम द रेस्पिरेशन. ओके, तो रेस्पिरेशन इज़ अ वाइटल प्रोसेस फॉर द लिविंग बींग्स. मतलब जो रेस्पिरेशन है वो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन को लेकर एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूज़न है. जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है पहले, कन्फ्यूज़न वही है क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में जब हम छोटी क्लासेस में होते तो हमें नहीं बताया जाता रेस्पिरेशन क्या है और ब्रीदिंग क्या है, राइट? अब हमें पता चलता है कि जो रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग है बोथ आर डिफरेंट. वन इज़ फिजिकल प्रोसेस एंड वन इज़ केमिकल प्रोसेस. ठीक है, इन दिस चैप्टर हम ये पूरी तरह से क्लियर कर लेंगे कि रेस्पिरेशन क्या है और ब्रीदिंग क्या है, दोनों एक दूसरे से किस तरह से जुड़ी हुई हैं और कैसे अलग हैं. ठीक, देन फर्स्ट इज रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन यूजिंग इट फॉर रिलीज ऑफ एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. मतलब रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर हम ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेते हैं और वो जो ऑक्सीजन है उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है. मतलब उसका यूज़ होता है हमारी बॉडी के अंदर. क्या यूज़ होता है? वो जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है तो फूड जो हमने खाया था उसके साथ में ऑक्सीडेशन होता है. ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है, और उसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है. और वेस्ट जो मटेरियल है जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वो हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है. ठीक है, ये कहलाता है आपका रेस्पिरेशन. अब जो रेस्पिरेशन है उसको हम मेन 2 प्रोसेसेस में कंप्लीट करते हैं. ठीक है, एक होता है ब्रीदिंग और दूसरा है सेलुलर रेस्पिरेशन. अब ये ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है इसको हम समझ लेते हैं. व्हाट इज ब्रीदिंग? ब्रीदिंग क्या है? एंड ब्रीदिंग इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म यूज देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम टू इनहेल ऑक्सीजन रिच एयर एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर. ठीक है, मतलब सीधा सा है कि इसमें सिर्फ हम एयर को अंदर लेते हैं. एयर जो अंदर जा रही है हमारी बॉडी में उसमें ऑक्सीजन का जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है. ठीक है,
और जब हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है वो ज़्यादा होता है। अब अगर हम ब्रीदिंग की बात करते हैं तो देयर आर इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू डिफरेंट प्रोसेसेस। फर्स्ट इज इनहेलेशन एंड सेकंड इज एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मीन्स द टेकिंग द एयर दैट कंटेन ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी। ठीक है, इनहेलेशन का मतलब होता है कि जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, उसको हम कहते हैं इनहेलेशन। एंड एक्सहेलेशन का मतलब क्या होता है? एक्सहेलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग आउट एयर दैट कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो मतलब एक्सहेलेशन क्या हो जाएगा? एक्सहेल करना, यानी कि बॉडी से गैस को बाहर निकालना। तो जो हम गैस बाहर निकालते हैं हमारी बॉडी से, वो कौन सी है बेटा? वो है CO2। ठीक, तो ये जो ब्रीदिंग है वो ब्रीदिंग इन्हीं दो प्रोसेसेस का एक सीक्वेंस है, यानी कि एक्सहेलेशन करते हैं हम, इनहेलेशन करते हैं। एक्सहेलेशन और इनहेलेशन का एक सीक्वेंस है आपका ब्रीदिंग। ठीक, अब इसी के आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है ब्रीदिंग रेट। अब ये ब्रीदिंग रेट क्या है, ये किस तरह से होता है, इसको हम क्लियर करते हैं। ब्रीदिंग रेट की अगर हम बात करें तो ब्रीदिंग रेट क्या होता है बेटा? ब्रीदिंग रेट को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ब्रीदिंग रेट इज द नंबर ऑफ टाइम अ पर्सन ब्रीद इन अ मिनट, यानी कि एक मिनट में जो पर्सन है वो कितनी बार ब्रीथ कर रहा है, यानी कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो कंप्लीट साइकिल होता है वो एक ब्रीदिंग रेट कंपेंड करती है, राइट। और ये जो हमारी ब्रीदिंग रेट होती है नॉर्मली जो होती है बेटा वो रहती है 15 to 18 टाइम्स इन अ मिनट। ठीक है, यानी कि हम एक मिनट के अंदर 15 से 18 बार इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का जो एक साइकिल है वो कंप्लीट करते हैं। तो इसी को हम कहते हैं ब्रीदिंग रेट। और ये जो ब्रीदिंग रेट है वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब ये नहीं है कि 15 से 18 ही रहेगी। ठीक है, ये जो ब्रीदिंग रेट है वो हमारी एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर डूइंग एक्सरसाइज और वी आर रनिंग एंड डूइंग एनी टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो व्हाट हैपन, हमारी जो ब्रीदिंग रेट है इट गेट फास्टर। जैसे आप लोगों ने फील किया होगा, जैसे आप भाग रहे हैं या आप खेल रहे हैं तो वहाँ क्या होता है, आपकी जो ब्रीदिंग रेट होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि आप जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी को जब हम ज़्यादा काम करते हैं तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है। और ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड को हम तभी पूरा कर पाएंगे जब हमारी बॉडी के अंदर हम ऑक्सीजन जल्दी जल्दी लेते हैं। ठीक है, तो ये जो ब्रीदिंग रेट है वो वहाँ पर बढ़ जाती है। ठीक, ब्रीदिंग रेट हम एक्सरसाइज करते टाइम पर ये मान लीजिए कभी कभी तो 25 टाइम्स अ मिनट भी हो जाती है, यानी कि एक मिनट के अंदर हम 25 टाइम भी ब्रीदिंग कर लेते हैं। नॉर्मल जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तब, जब हम भाग रहे हैं तो वो और ज़्यादा हो जाती है। इसी को हम कहते हैं ब्रीदिंग रेट, जो कि क्या होता है 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, एक मिनट में इतना होता है। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए आपके सामने ये डायग्राम है। इस डायग्राम में आपको दिख रहा है बेटा कि जो ब्लू कलर का एरो है वो ऑक्सीजन है जो हम इनहेल कर रहे हैं। ठीक है, और CO2 हम रेड कलर के एरो से दिखा रहे हैं कि बाहर आ रही है। उसके बाद में देखिए कि जो ब्लू कलर की जो ऑक्सीजन है वो हमारे दोनों लंग्स में जा रही है। ठीक है, और लंग से जो एल्वियोलीज होती हैं लंग्स में, वहाँ से वो हमारे ब्लड में मिक्स होकर हमारे सेल में जाती है। ठीक, सेल में भी कहाँ हो रहा है बेटा? देखिए वहाँ दिखाया हुआ है आपको माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सेल के अंदर होता है और इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहा जाता है? बिकॉज एनर्जी जो हमारी बॉडी में बन रही है दैट एनर्जी फॉर्म्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी बन रही है। ठीक है, ये जो डायग्राम है वो आपको दिखा रहा है कि जैसे हमने ग्लूकोज खाया, ग्लूकोज ठीक है वाटर वेपर्स की फॉर्म में निकल गया हमारी बॉडी में। जब ऑक्सीजन पहुंची तो ऑक्सीजन ने उसके साथ में रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के बाद में ऑक्सीजन अंदर आई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। ठीक है, इस डायग्राम में आपको एक चीज़ और दिख रही होगी, सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी मॉलिक्यूल्स दिए हैं 36 ATP। ये ATP क्या होता है इसको मैं आपको जब क्लास में हम डिस्कस करेंगे तब आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन में डायग्रामेटिकली आपका डिफरेंस है। अब नेक्स्ट है आपका सेलुलर रेस्पिरेशन।
सेल्यूलर रेस्पिरेशन मीन्स सेल्यूलर का मतलब यहाँ इनसाइड द सेल, रेस्पिरेशन अकर्स इनसाइड द सेल, उसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कह रहे हैं। ठीक है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच फूड दैट वी ईट इज ब्रोकन डाउन inside the cell which result in the release of energy, and all the cells in living organism undergoes cellular respiration. Okay, now the cellular respiration take place in the cell organelle called mitochondria. Mitochondria is the powerhouse of the cell. समझ में आया? मैंने इससे पहले डिस्कस किया था आपको वहां पर। Now next is the oxygen that an organism breathe in react with the कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, हमारी बॉडी में ग्लूकोज होता है प्रेजेंट इन द फूड एंड रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। नीचे ये आपको एक पूरी इक्वेशन दी हुई है जहां पर ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है और वाटर निकल रहा है। अब देखिए CO2 तो हम गैसेस फॉर्म में निकालते हैं, वाटर जो होता है बेटा वो वेपर्स की फॉर्म में निकलता है। सर्दियों में आप देखते हैं ना कि आपके मुंह से धुआं निकलता है, वो क्या है? वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में वाटर वेपर्स आपकी फॉर्म जो माउथ है वहाँ से निकल रहे हैं। ये जो आपको रिएक्शन दिया है बेटा उस नीचे आपको दिया हुआ है ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। ये जो है फॉर्मूला ये है ग्लूकोज का। O2 आपको पता है ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है एंड H2O वाटर होता है। इस तरह से सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो लिविंग बींग्स में होती है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की हम बात कर रहे हैं तो देयर आर टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन अकर्स इन लिविंग बींग्स। द फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। देन स्टार्ट विद एरोबिक रेस्पिरेशन। व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन वहाँ होगी जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। इसका मतलब क्या होगा? जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज है वो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी दे रहा है तो वहाँ पर ये जो आपकी रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो कहलाती है एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, सीधा सा है। एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है। ठीक है, ऑल द ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल अंडरगोज एरोबिक रेस्पिरेशन। सारे ही ह्यूमन बींग्स हैं जो और हायर एनिमल्स हैं वो सभी ही एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही रेस्पिरेशन करते हैं। राइट, नीचे आपको इक्वेशन दी हुई है, सेम इक्वेशन जो सेलुलर रेस्पिरेशन की थी वही, यानी कि ये जो है एरोबिक रेस्पिरेशन ही है, सेलुलर रेस्पिरेशन जो था हमारा। राइट, और जो आपका नेक्स्ट है बेटा वो नेक्स्ट में आपका क्या आता है? उस नेक्स्ट में आपका आता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशंस अकर्स इन द सेल्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जो आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा वहाँ पर ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं है। इस तरह की रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा? इस तरह की रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है वहाँ पर जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज अपने आप ही ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होकर एथेनॉल यानी कि एल्कोहल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। मीन्स रेस्पिरेशन अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज ऑल्सो नोन एज फर्मेंटेशन। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है वो सेम इसी तरह से होती है, जहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक, अब ये रेस्पिरेशन होती कहाँ है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन ईस्ट एंड सम ह्यूमन बींग्स अंडरगोस एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये तो ठीक है कि ईस्ट में हो रही है, और अभी मैंने बोला था कि सारे ही ह्यूमंस जो हैं बेटा वहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन आ गया, तो ये जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स में हो रहा है ये कम्प्लीटली एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो एनर्जी के लिए नहीं हो रहा है, ये कुछ स्पेशल कंडीशन में होता है। ठीक है, जहाँ पर ह्यूमन बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, वही लैक्टिक एसिड जो आपको कर्ड में दिखने को मिलता है। ठीक है, अब वो किस तरह से होता है कि यानी कि किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है और किस तरह लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है वो हम देख लेते हैं। देखिए,
एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स में क्या होगा बेटा, समटाइम मसल्स ऑफ ह्यूमन बींग कैन रेस्पायर विदाउट ऑक्सीजन, यानी हमारी जो मसल्स हैं वो बिना ऑक्सीजन के रेस्पायर करने लगती हैं। ऐसा कब होता है? ऐसा जब होता है जब हम बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर रहे हों, रनिंग करते हैं या वेट लिफ्टिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारी मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत में क्या है, ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि हमें भाग रहे हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और उस टाइम पे क्या होता है, ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती बेटा, हर मसल्स तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंच पाती। क्यों? क्योंकि हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, और जल्दी जल्दी सांस लेने में क्या होता है, हमारी ऑक्सीजन जो है वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाती है, वहीं के वहीं उसका यूज़ होता रहता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है बेटा, ऐसी कंडीशन के अंदर जो हमारे मसल्स हैं, उन मसल्स के अंदर जो ग्लूकोज प्रेजेंट था, वो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर एनएरोबिकली लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और ये जो लैक्टिक एसिड है, ये लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, यानी कि मसल्स में, जो मसल्स में एक्यूमुलेट हो गया, जम जाता है। ठीक है, इकट्ठा हो जाता है एक जगह पर। एक्यूमुलेशन के बाद में ये लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है वो इस एक्ट जहाँ पर लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में फॉर्म होता है। राइट, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी खेलते खेलते हम बोलते हैं ना कि नस चढ़ के एकदम से दर्द होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमारी मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। उस फीलिंग को, जहाँ पर ये हमें फील हो रहा है, जो दर्द हो रहा है हमारे, उसको हम कहते हैं क्रैम्प। ठीक है, वो आपका कहलाता है क्रैम्प्स। क्रैम्प्स क्या होते हैं? क्रैम्प्स यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो है वो हमारी बॉडी में मसल्स के अंदर स्पेशली जमा हो जाता है, और वहाँ पर क्रैम्प कॉज करता है, इसकी वजह से हमें दर्द होता है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए बस सिंपल सा है कि अगर कभी क्रैम्प हो रहा है तो वहाँ पर थोड़ी सी हीट देनी होती है, गर्म, उसको थोड़ा रब करना होता है। रब करने के अलावा हम उस पर गर्म पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम उस पर गर्म पानी डालेंगे, जिससे क्या होगा, हमारी मसल्स जो हैं वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ना होकर अब वो थोड़ी सी लूज़ हो जाएंगी। ठीक है, और लूज़ होने की वजह से फिर क्या होगा, थोड़ा मसाज करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा और हमारा जो दर्द है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो क्रैम्प है वो क्या है, वो क्रैम्प तब होता है जब ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में टूट जाता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। इस तरह से ह्यूमन बींग्स के अंदर जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है वो होता है। ना नेक्स्ट जो रहेगा हमारा वो टॉपिक रहेगा रेस्पिरेशन इन। आप सभी लोगों को पता है प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग बींग्स, यानी कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स भी जिंदा हैं, एंड दे डू ऑल द प्रोसेसेस लाइक ह्यूमन बींग्स, लाइक दे रेस्पायर, दे एक्सक्रीट, ठीक है, दे न्यूट्रिशन, ऑल द थिंग्स। जितनी भी चीज़ें हमारी बॉडी में हो रही है, इस तरह की सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ही करते हैं। इनकी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये सभी कुछ हो रहा है। अब ये जो प्लांट्स हैं वो प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं, तो किस तरह करते हैं? अब प्लांट्स के पास ह्यूमंस की तरह एक मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पर क्या है बेटा, पूरा का पूरा जो प्लांट है वो ही रेस्पायर करता है, बट कुछ पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, यानी कि गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए। अब एक चीज़ आप लोगों को पता ही है कि जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं। राइट, ये आपको पता है कि एक प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। बट रात के टाइम में वहाँ क्या होता है, रात के टाइम में प्लांट्स भी हमारी तरह ही ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। अब प्लांट्स रेस्पायर किस तरह करते हैं? तो प्लांट जो है बेटा वो रेस्पायर करते हैं अपने डिफरेंट पार्ट्स की हेल्प से। जैसे कि प्लांट्स हैव स्टोमेटा, जो कि उसकी लीफ बेस पर होते हैं। जो लीफ होती है, लीफ के बेस पर स्टोमेटाज होते हैं, जहाँ से गैसियस एक्सचेंज होता है। जो गैसेस हैं वो एक्सचेंज होती हैं, CO2 अंदर आती है, ऑक्सीजन बाहर जाती है। स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटाज आर द टाइनी ओपनिंग दैट प्रेजेंट ऑन द बेस ऑफ द लीफ एंड दैट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपीरेशन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के साथ साथ ये ट्रांसपीरेशन में भी हेल्प करती हैं, यानी कि एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो है उसका रिमूवल भी स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। ठीक है, अब ये तो लीफ में होते हैं। इसके अलावा जो प्लांट्स है, तो प्लांट्स रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ स्टेम। इसका जो स्टेम होता है, इसकी जो रूट्स होती हैं वो भी रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। अगर हम स्टेम्स की बात करते हैं तो स्टेम्स पर छोटे छोटे पोर्स और ओपनिंग्स होते हैं बेटा, जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है, उन्हें हम कहते हैं लेंटिकल्स। ठीक है, वो छोटी ओपनिंग होती है, उन्हें हम लेंटिकल्स कहते हैं।
और रूट जो है वो रूट हेयर्स की हेल्प से जो सॉइल है, सॉइल के बीच में जो एयर है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो स्टोमेटा है, लेंटिकल्स है और रूट हेयर्स, ये पार्ट जो हैं वो प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा है वो रहेगा ह्यूमन बींग्स के अंदर रेस्पिरेशन किस तरह से हो रहा है, यानी कि पूरा मैकेनिज्म क्या है, हम जो सांस लेते हैं वो कहाँ से किस तरह कहाँ से होकर जा रहे हैं। अब अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो वी आर एडवांस्ड वन, यानी कि हम जो हैं वो सबसे एडवांस हैं, सबसे अनोखे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास में एक पूरा स्ट्रक्चर होता है हर प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। अभी हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, अ सिस्टम ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स दैट कंप्लीट रेस्पिरेशन इन आवर बॉडी। एंड आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोस्ट्रिल, जिसे हम नोज़ कहते हैं, जिसकी ये जो ओपनिंग्स होती हैं यहाँ से ऑक्सीजन अंदर जाती है। ठीक है, यहाँ से ऊपर नेज़ल कैविटी है, यानी कि जो आपका नोज़ के ओपनिंग्स हैं इसके अंदर से कैविटी है जो सीधी अंदर जाकर जुड़ती है हमारे विंड पाइप या फिर ट्रैकिया में। ठीक है, और फिर वो ट्रैकिया जो है वो डिवाइड होता है दो पार्ट्स के अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रोनकाई, और सिंगल हम उसको कहेंगे ब्रोनकस। और ब्रोनकस जो है उसके चारों तरफ होते हैं लंग्स, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर वन पेयर ऑफ लंग्स हैं। ओके, तो इस तरह से ये पूरा जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारी बॉडी का, जो नोस्ट्रिल से स्टार्ट होकर लंग्स तक जा रहा है। अब ये किस तरह से होता है वो हम देख लेते हैं। अब अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो वी आर एडवांस्ड वन, यानी कि हम जो हैं वो सबसे एडवांस हैं, सबसे अनोखे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास में एक पूरा स्ट्रक्चर होता है हर प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। अभी हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, अ सिस्टम ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स दैट कंप्लीट रेस्पिरेशन इन आवर बॉडी। एंड आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोस्ट्रिल, जिसे हम नोज़ कहते हैं, जिसकी ये जो ओपनिंग्स होती हैं यहाँ से ऑक्सीजन अंदर जाती है। ठीक है, यहाँ से ऊपर नेज़ल कैविटी है, यानी कि जो आपका नोज़ के ओपनिंग्स हैं इसके अंदर से कैविटी है जो सीधी अंदर जाकर जुड़ती है हमारे विंड पाइप या फिर ट्रैकिया में। ठीक है, और फिर वो ट्रैकिया जो है वो डिवाइड होता है दो पार्ट्स के अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रोनकाई, और सिंगल हम उसको कहेंगे ब्रोनकस। और ब्रोनकस जो है उसके चारों तरफ होते हैं लंग्स, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर वन पेयर ऑफ लंग्स हैं। ओके, तो इस तरह से ये पूरा जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारी बॉडी का, जो नोस्ट्रिल से स्टार्ट होकर लंग्स तक जा रहा है। अब ये किस तरह से होता है वो हम देख लेते हैं। अब अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो वी आर एडवांस्ड वन, यानी कि हम जो हैं वो सबसे एडवांस हैं, सबसे अनोखे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास में एक पूरा स्ट्रक्चर होता है हर। अब अगर हम मैकेनिज्म की बात करते हैं, ब्रीदिंग मैकेनिज्म ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो क्या होता है बेटा? वी टेक इन एयर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट थ्रू द अवर नोस्ट्रिल एंड ट्रेवल थ्रू द नेजल कैविटी, यानी कि हम सांस लेते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में जो गैस प्रेजेंट है जिसको हम ऑक्सीजन कह रहे हैं, वो ऑक्सीजन हमारे नोस्ट्रिल के थ्रू नेजल पैसेज के थ्रू होती हुई आगे जाती है। ठीक है, देन इट मूव्स थ्रू द विंड पाइप एंड रीचेज द लंग्स। विंड पाइप से होते हुए, यानी कि जो ये ट्रैकिया है उसी को हम विंड पाइप कह रहे हैं। ठीक है, ट्रैकिया का ही दूसरा नाम है विंड पाइप। तो अब विंड पाइप से होती हुई लंग्स तक पहुंची। लंग्स जो हैं वो हमारी चेस्ट कैविटी में लोकेटेड होते हैं, जो कि रिब से घिरे हुए हैं। ठीक है, इसके जो लंग्स की जो हमारा बेस होता है वहाँ पर मैंने आपको बताया था डायफ्राम होता है। जब हम ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, तो ब्रीदिंग में क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ द रिब्स एंड डायफ्राम टेक प्लेस, यानी कि जब हम ब्रीथ करेंगे तो हमारी बॉडी में जो हमारी रिब्स हैं और डायफ्राम है वो मूव करती हैं, क्योंकि हमारे लंग्स में एक्सपेंशन होता है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो फैलते हैं, जिसकी वजह से आपने फील किया होगा जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो ये रिब्स होती हैं वो ऊपर नीचे होती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर इसका ये जो फंक्शन है वो वहाँ सपोर्ट करने का काम है। ठीक है, तो ये जो डायफ्राम है और ये आपकी जो रिब्स हैं वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर, यानी कि इन्हीलेशन और एक्सहेलेशन के टाइम पर ये मूव करती हैं। ठीक है, जैसे ही हम सांस अंदर लेते हैं तो क्या होता है बेटा? जब हमने सांस अंदर ली हमारे लंग्स एक्सपेंड होते हैं एंड दिस मूव द डायफ्राम डाउनवर्ड एंड द रिब्स आउटवर्ड, यानी कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो क्या होता है? डायफ्राम जो है वो नीचे जाता है और जो हमारी रिब्स हैं वो ऊपर की साइड आती हैं। ठीक, और जब हम उसको गैस को हमारी बॉडी से, यानी कि जब हम एक्सहेल करते हैं तो एक्सहेल करने का टाइम पर क्या होता है? डायफ्राम जो है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पर वापस आ जाता है और रिब जो है वो भी
ऊपर गई थी फिर वापस अपनी एक्चुअल पोजीशन पर आ जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारी बॉडी में ये जो मैकेनिज्म है वो चलता है। आगे डायग्राम आपको दिख रहा है बेटा। ठीक है, इस डायग्राम में देखिए ब्रीदिंग इन हो रहा है, ब्रीदिंग इन होने पर क्या हो रहा है, हमारा चेस्ट रीजन जो है वो एक्सपेंड हुआ, डायफ्राम जो है वो ऊपर की साइड रहता है वैसे, लेकिन यहाँ पर आपको जब ब्रीदिंग किया तो एक स्ट्रेट लाइन में, यानी कि वो नीचे आ गया है। ठीक है, और फिर जब हम ब्रीद आउट करते हैं, ब्रीद आउट करने पर क्या है, चेस्ट कैविटी हमारी नॉर्मल हो गई, डायफ्राम जो है वो भी अपनी एक्चुअल पोजीशन में ऊपर की साइड आ गया। ये डायग्राम में आपको शो हो रहा है। ठीक है, इस तरह से हमारी बॉडी में ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म है वो चलता है। राइट, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट वे ऑफ रेस्पिरेशन। अगर हम ब्रीदिंग इन अदर ऑर्गेन्स की बात करते हैं तो जहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है डिफरेंट ऑर्गन्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि कॉकरोच है, तो बेटा जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच में जो ब्रीदिंग होती है वो ब्रीदिंग होती है उसकी बॉडी में फैले हुए ट्रैकियल सिस्टम की हेल्प से। ठीक है, जो आपका कॉकरोच है, कॉकरोच की पूरी बॉडी के अंदर ट्रैकियल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है वो पूरा फैला रहता है। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये जो पूरा रेड कलर से है ये पूरा क्या है, ट्रैकियल सिस्टम है, यानी कि ट्यूब्स हैं जो कि उसकी बॉडी में फैले हुए हैं। ठीक है, और उसकी ये जो बॉडी में जो ट्यूब्स फैले हुए हैं, इसकी जो ओपनिंग होती है बेटा, वो इसकी जो स्किन है, आउटर स्किन पर पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है, उन छेद को हम कहते हैं स्पेरिकल्स। ठीक है, वो जो स्मॉल ओपनिंग्स हैं कॉकरोच की बॉडी पर जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होगा वो कहलाते हैं स्पेरिकल्स। ठीक है, और वो जो ट्रैकिया पूरा अंदर जो ट्यूबुलर सिस्टम था वो क्या है, वो आपका ट्रैकिया से भरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर जो एयर है वो इसकी बॉडी में जाती है। राइट, इसकी बॉडी में रेस्पिरेशन होता है, उसके बाद में इन्हीं स्पेरिकल्स के थ्रू बाहर आ जाती है। तो इस तरह से कॉकरोच के अंदर रेस्पिरेशन होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ब्रीदिंग इन अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के अंदर ब्रीदिंग किस तरह से होती है। अर्थवॉर्म जो आपने देखा ही होगा सभी ने, जो केचुआ होता है ना, बरसात के टाइम में निकलता है, वो क्या है बेटा, उसकी जो स्किन होती है उसके थ्रू रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो इसके अंदर कोई ऐसा प्रॉपर नहीं है, लेकिन यह रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो उसका होता है वो होती है इसकी स्किन। ठीक है, इसके स्किन के अंदर ही क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। किस तरह से होता है, इसकी जो स्किन है, मॉइस्ट स्किन, उसके थ्रू ऑक्सीजन अंदर जाता है और उसी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आ जाता है। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर डिफ्यूज़न वर्क कर रहा है। ठीक, उसकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड उसकी बॉडी से बाहर आ रही है। ठीक है, तो इसकी जो स्किन है वो ही यहाँ पर जो है वो रेस्पिरेशन के लिए हेल्प कर रही है। ऐसे ही फ्रॉग में होता है बेटा। फ्रॉग के अंदर क्या होता है, फ्रॉग के अंदर भी उसकी जो मॉइस्ट स्किन होती है, जब वो पानी में रहता है तो उसके थ्रू रेस्पायर करता है, और जब वो ज़मीन पर आ जाता है तो उसके अंदर जो लंग्स होते हैं उसकी हेल्प से रेस्पायर करता है। ओके, तो द नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा हमारा ब्रीदिंग इन फिशेस। तो वो और देख लेते हैं हम। ब्रीदिंग इन फिशेस की अगर हम बात करते हैं तो फिश जो है वो पानी में रहती हैं, राइट, and underwater they breathe or they take oxygen that dissolve in water। ब्रीदिंग जो इनकी होती है वो किससे होती है, जो ऑक्सीजन पानी के अंदर घुली हुई है ना उसके थ्रू होती है। एंड विद द हेल्प ऑफ गिल्स, इनके पास में गिल्स होते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है ना, यहाँ पर ये गिल्स हैं। ठीक है, यहाँ क्या होता है बेटा, इसके थ्रू इसमें से वाटर बाहर आता है। अब करते क्या है फिशेस, ठीक है, फिशेस क्या करती हैं, पानी के अंदर जब रहती हैं तो अपने मुंह से पानी को अंदर लेती हैं, उसके बाद में इसमें से जो ऑक्सीजन है वो गिल्स तक पहुंचती है, गिल्स में एब्जॉर्ब कर ली जाती है और गिल्स के थ्रू ही वाटर को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो गिल्स में एब्जॉर्ब हुई और वाटर गिल्स के थ्रू बाहर आ गया, मुंह से पानी गया, गिल्स में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हुई और फिर उसके थ्रू एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो बाहर आ जाता है। इस तरह से फिशेस के अंदर रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो हमारे इस टॉपिक में सारा ही रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म, रेस्पिरेशन किस तरह हो रहा है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, वो क्लियर हो गया। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी क्वेरी है, हम जब ग्रुप में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं।